हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा न्यूट्रिशन अबाउट प्लांट। आप सभी को पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं और उनका जो न्यूट्रिशन है मोड का दैट इज़ नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए इस चैप्टर में बात करते हैं हम अबाउट हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स वो एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने फूड के लिए, हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेटरोट्रॉप्स के जो एग्जांपल्स हैं दीज आर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और कुछ प्लांट्स भी हैं जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन में वो न्यूट्रिएंट जो रिक्वायर होते हैं हमारी बॉडी में फॉर द प्रॉपर ग्रोथ कहलाता है न्यूट्रिशन। अब इस चैप्टर में हमें न्यूट्रिशन में जो पढ़ना है वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं देख लीजिए। पहला है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, कि न्यूट्रिशन की रिक्वायर क्यों होती है। मोड ऑफ इनटेक फूड, कि हम खाना कैसे लेते हैं। एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और हमारी बॉडी में जो हम फूड इनटेक करते हैं उसका कैसे यूटिलाइज होता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा था न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल्स, कि किसी भी एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है। आप सभी को पता है कि न्यूट्रिशन हमें किससे मिलता है? फूड से। फूड क्यों ज़रूरी है? हमारे सर्वाइवल के लिए, किसी भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। और इसके अलावा जो न्यूट्रिशन है या फूड है वो क्यों ज़रूरी है? प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बॉडी की, आपके जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए, जैसे ईटिंग वॉकिंग हो गया, और कुछ वाइटल आपके जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, जैसे कि डाइजेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, इनके भी परफॉर्मेंस के लिए भी आपको फूड की न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। एज ऑल यू नो दैट एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड ऑन द अदर एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हर एनिमल में जो मोड ऑफ टेकिंग फूड है वो अलग होता है। जो हम खाना लेते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड यानी कि जो फूड हम इनसाइड लेते हैं अपनी बॉडी के, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। जो ऑर्गेनिज्म है अलग अलग टाइप्स के, उनका जो फूड टेकिंग आपका वेज है वो अलग अलग है। जैसे कि आपका पहला है च्यूइंग एंड सोलोविंग, सेकेंड वन इज स्लोविंग, थर्ड वन इज सकिंग, फोर्थ वन इज ब्रूइंग एंड फिफ्थ वन इज स्क्रैपिंग। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका च्यूई एंड स्वेलो। आप ये ह्यूमन बीइंग की पिक्चर देख रहे हैं। आपको पता है हम लोग खाना कैसे खाते हैं? पहले खाने को हम चबाते हैं, उसके बाद उसको स्वैलो करते हैं, नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ये मोड ऑफ ईटिंग हो गया आपका ह्यूमंस का। सेकंड पिक्चर आपको स्नेक दिखाई दे रहा है। स्नेक के मुंह में आपको फ्रॉग दिखाई दे रहा है। जो स्नेक्स होता है वो क्या करता है कि अपने फूड को स्वैलो कर लेता है। क्लियर? तो ये इसका मोड ऑफ ईटिंग हो गया। दोनों मोड ऑफ ईटिंग समझ में आ गए आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सकिंग। सकिंग में देखिए तो ये दो पिक्चर्स जो हैं, ये इन्फेंट बेबी है ह्यूमंस का एंड दिस इज इन्फेंट बेबी ऑफ एनिमल्स। आपको पता है कि जो छोटे बेबीज़ होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें दांत नहीं होते हैं, वो अपने खाने को चबा नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी मदर को फीड जब करते हैं तो दूध को सक करते हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमंस हो गए या एनिमल्स की इन्फेंट बेबीज़ हो गए, वो भी जो उनका अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या मोड ऑफ टेकिंग फूड है दैट इज सकिंग। इसके अलावा जो बीज हैं, बीज भी क्या करती हैं, जो फूल का नेक्टर होता है फ्लावर का, उसको भी सकिंग करती हैं। ऐसे मॉस्किटोज है, मॉस्किटोज भी आपके ब्लड को सक करता है। हामिंग बर्ड भी फ्लावर के नेक्टर को और सक करती है। और ऐसे आपकी लाइस यानी कि हेडलाइस जो आपके सर में जूं होती है वो भी आपके जो ब्लड होता है उसको सक करती है। दिस इज द मोड ऑफ सकिंग। नेक्स्ट है आपका स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग आंट्स जैसे जो एनिमल होते हैं ये स्क्रैपिंग करके फूड को खाते हैं। स्क्रैपिंग का मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि आप अपने नेल से कोई चीज़ खुरच रहे हैं। ठीक है, तो ये आंट का इस तरह का मोड ऑफ टेकिंग होता है दैट इज स्क्रैपिंग। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, उनका फूड दिया गया है, किस तरह के फूड को खाते हैं, एंड उनका मोड ऑफ ईटिंग दिया गया है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम डाइजेशन की। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट नोन एज डाइजेशन। अब ये डाइजेशन क्यों ज़रूरी है? क्यों हम आपके जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? आंसर इज कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू इनको सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती है, जिससे कि हमारी बॉडी उनको ईजीली
एब्जॉर्ब कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो जो डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि डाइजेशन के बाद में जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है, क्या होता है उसमें, उसमें जो आपके ये फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट विल कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर्स एंड प्रोटीन विल कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड्स एंड फैट्स विल कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड अमीबा। इन तीनों के डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स जब स्टार्ट होता है तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। द वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी कि ये एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलकर आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ये दोनों ही जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं फूड के डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी में। क्लियर? और ये जो सिस्टम बनता है डाइजेशन का, इस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? चलिए, अब जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से होती है? हमारी बक्कल कैविटी से, यानी कि माउथ एरिया से शुरू होती है एंड एनस में जाके वो एंड होती है। ठीक है? इस पूरे के पूरे पोर्शन को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है? जो हमारा फूड है वो कहाँ से चलता है? हमारे मुंह से एंटर करता है एंड हमारे एनस तक ट्रेवल करता है एंड इस ट्रेवलिंग जो जिस ऑर्गन के थ्रू होती है दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है? अब इसमें क्या होता है, जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्टेड होते हैं। ठीक है? और वो क्या होते हैं, वो जब डाइजेस्टेड होते हैं तो वो आपकी और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके वेरियस यानी कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स में ट्रेवल करते हैं। अब हमारे एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला है आपका बक्कल कैविटी, सेकेंड वन आपका फूड पाइप एंड इसको ओसोफेगस भी कह सकते हैं, थर्ड वन इज स्टमक, फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ वन इज लार्ज इंटेस्टाइन जो आपकी एंड होती है रेक्टम में, एंड द लास्ट इज एनस। क्लियर? ऑल दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है? इन सारे पार्ट्स को मिला के ही एलिमेंट्री कैनाल बनती है, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा मैंने अभी बताया था आपको कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? दीज आर लिवर ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियाज और सिलेवरी ग्लैंड्स। जो क्या काम करती हैं, वो कुछ जूसेस, आपके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनको सिक्रीट करती हैं। ठीक है? जो हेल्प करते हैं आपके फूड के डाइजेशन में। चलिए आगे चलते हैं। अब इस पिक्चर में देखिए, ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर है। इसमें यहाँ पे ये ओरल कैविटी है यानी कि माउथ है, और ये जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का जाता हुआ दैट इज ओसोफेगस। ठीक है? या फूड पाइप, इसको हम फूड पाइप भी बोल सकते हैं। इसके नीचे आते हैं तो दैट इज स्टमक। आपका इधर रेड कलर का जो ऑर्गन है दैट इज लीवर। इसी के नीचे आपका गॉल ब्लैडर ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन एंड जो सुपर कॉइल्ड है यानी कि हाईली कॉइल्ड जो है आपकी ये ऑरेंज कलर की दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड ये लास्ट में आपका स्मॉल जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है ये एंड होती है आपकी रेक्टम में एंड देन एनस में। क्लियर? ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो फूड है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट्स में जब जाता है तो क्या होता है। ठीक है? चलिए, सबसे पहले हमने जो खाना है तो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? दैट इज फ्रॉम द माउथ। ठीक है ना? तो जो फूड है वो बॉडी में हमारे माउथ के थ्रू एंटर करता है। तो जो प्रोसेस है फूड की हमारे माउथ के अंदर एंटर करने की उसको हम कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं? इंजेशन। अब जो इंजेशन स्टार्ट होता है यानी कि जैसे फूड हम अपने माउथ में रखते हैं तो सडन क्या होता है कि उसमें हमारे जो दांत, माउथ में जो दांत हैं, टीथ हैं, वो वर्क स्टार्ट करते हैं। क्या वर्क है उसका? कि वो जो खाने का जो फूड के जो आपके पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करता है, तोड़ते हैं उनको। ठीक है? एंड सेकेंड वन, हमारे माउथ में जब ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ यानी कि स्मॉलर पीसेज में जो हम फूड को कट कर रहे हैं उसमें ही स्लाइवरी ग्लैंड भी एक्टिव हो जाती हैं एंड वो स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा को सिक्रीट करती हैं, जो स्लाइवा हमारे फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। ठीक है? यानी कि जो फूड का डाइजेशन है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है थ्रू द सैलिवरी ग्लैंड्स। क्लियर? टंग क्या करती है? टंग इस स्लाइवा को मिक्स करती है फूड में जब हम उसको खाने को चबाते हैं एंड देन उसके बाद क्या होता है हम उसको स्वैलो अप कर लेते हैं।
ठीक है। तो इस समय जो हमारा फूड है वो पार्शली डाइजेस्टेड है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है स्टार्च के फॉर्म में वो शुरू हो चुका है। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड जो कंपार्टमेंट है जिसमें हमारा फूड ट्रेवल करता है दैट इज फूड पाइप या ओसोफेगस। ये पिक्चर में जो आपको ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज फूड पाइप। क्लियर? अब फूड पाइप क्या करता है? फूड पाइप हमारे नेक रीजन से शुरू होता है एंड चेस्ट एरिया तक एनिमल के एंड करता है। और जो फूड पाइप है, फूड पाइप में क्या होता है, जो हमारा खाना जो हमने स्वैलअप किया है आफ्टर द च्यूइंग वो फूड पाइप से रनिंग करता है एंड वो नीचे की तरफ स्टमक एरिया में आता है। क्लियर? अब यहाँ से पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड है वो फूड पाइप के थ्रू मूव करके डाउनवर्ड कहाँ पहुँच जाएगा? स्टमक में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया? इसके बाद एक चीज़ और है कि जब कभी कभी हम खाना खाते हैं तो सडन क्या होता है कि हमें खाना फंस जाता है गले में, हमें हिचकी आने लगती है या खांसी आने लगती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो अभी मैंने बताया आपको कि वो फूड पाइप के थ्रू आपका नीचे स्टमक के रीजन में जाता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, कभी कभी बातें करते हैं तो क्या होता है कि हमें खाना फंस जाता है गले में और हमें हिचकी आती है। तो उसका क्या रीज़न है? इस पिक्चर में देखिए। इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो विंड पाइप है और जो फूड पाइप है ये दोनों एडजस्टेंट एक दूसरे के बराबर बराबर सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं या उसको निगलते हैं तो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे फूड पाइप के ऊपर, जिसे आप एक ढक्कन टाइप का भी बोल सकते हैं, वो क्लोज हो जाता है जब हम खाना खाते हैं। ठीक है। तो लेकिन जब हम खाना खाते खाते बात करते हैं तो क्या होता है कि ये खाना हमारे फूड पाइप में ना जाके हमारे विंड पाइप में एंटर कर जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा जो विंड पाइप है वो चॉक्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें या तो हिचकी आने लगती है या हमें कफ खांसी आने लगती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाते हुए आप बात न करें। क्लियर? समझ में आ गया कि हिचकी क्यों आती है हमें? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड जो पोर्शन है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का दैट इज स्टमक। जो स्टमक है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट यानी कि सबसे चौड़ा पार्ट है आपकी एलिमेंट्री कैनाल का। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल में जो स्टमक पार्ट है, स्टमक पार्ट में क्या होता है कि जो आपका अदर एंड है, एक एंड तो इसका जुड़ा हुआ है आपके फूड पाइप से एंड सेकेंड एंड जो है वो जुड़ा हुआ है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से। और स्टमक में हमारा फूड कहाँ से आ रहा है? थ्रू द फूड पाइप। तो जो स्टमक की इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग में 3 चीज़ें हैं जो प्रोड्यूस होती हैं। कौन कौन सी है वो? नंबर 1 इज म्यूकस, सेकेंड 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड थर्ड 1 इज डाइजेस्टिव जूसेस। अब इनका क्या फंक्शन है, स्टमक में क्या क्या काम करते हैं इसको देख लीजिए। जो पहला म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो स्टमक की लाइनिंग होती है, इनर वॉल जो होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। सेकेंड 1 है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है कि जो फूड हम ईट करते हैं, खाते हैं, उस खाने के साथ समटाइम्स कुछ बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो वो उनको किल करता है एंड आपके स्टमक की मीडियम को एसिडिक बनाता है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो प्रॉपरली एक्ट कर सकें। क्लियर? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? जर्म्स को किल करने का काम करता है और स्टमक को की जो आपका मीडियम है उसको एसिडिक बनाता है। क्लियर? थर्ड 1 इज डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। क्लियर? मैंने भी आपको बताया जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन था वो स्टार्ट हो चुका था हमारे माउथ में एंड जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है हमारे स्टमक एरिया में। क्लियर? इतना समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ पोर्शन जो है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको बताया जो आपका स्टमक का जो एंड है वो एंड कहाँ पे ओपन होता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये आपकी हाईली कॉइल्ड होती है लाइक दिस। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत ज़्यादा कॉइल होती है। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? दैट इज 7.5 मीटर। जो इनर लाइनिंग है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वो कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती हैं। ठीक है। और इस डाइजेस्टिव जूस में आपके लिवर और पेनक्रियाज भी होते हैं जो कुछ डाइजेस्टिव जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका फूड का डाइजेशन प्रोसेस है वो हेल्प होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही आपके फूड की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जो आपका फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स फैटी एसिड्स में और प्रोटीन आपके
अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतना समझ में आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने बात की आपसे लिवर और पेनक्रियाज की कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पेनक्रियाज ग्लैंड है जो हेल्प करती हैं डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करने में। तो लिवर की बात करते हैं। लिवर क्या है? रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड है आपकी। बाइल जूस सिक्रीट करती है। ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में आपके स्टोर होता है एंड ये बाइल जूस ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। जो बाइल जूस है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ लिवर। ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज लिवर, और यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज गॉल ब्लैडर, जिसमें से आपका बाइल जूस स्टोर होता है। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है। ये कहाँ होता है? जस्ट बिलो, बिल्कुल नीचे स्टमक के होता है। पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और ये जो पेनक्रियाटिक जूस है ये किसके ऊपर एक्ट करता है, किसके ऊपर काम करता है डाइजेशन में? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। इन तीनों के तीनों न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। लिवर आपको मैंने दिखा दिया है, पेनक्रियाज भी आपको दिखा देती हूँ। चलो पेनक्रियाज कहाँ होता है? देखिए अभी मैंने बताया आपको कि पेनक्रियाज कहाँ होता है। जस्ट लाइज अंडर द स्टमक। ये आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपके स्टमक के नीचे, दैट इज नोन एज पेनक्रियाज। यहीं से पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होते हैं। लिवर और पेनक्रियाज की बात भी हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने बताया आपको कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन में जो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे उनका सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट्स हैं जिन न्यूट्रिएंट्स की, उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है अब वो देख लेते हैं। ये एब्जॉर्प्शन भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इसमें क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके फिंगर लाइक्स थाउजेंड्स नंबर में आउट ग्रोथ फिंगर लाइक, ठीक है, प्रोजेक्शन से निकले हुए होते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं, ठीक है। ये विलाई क्या करती हैं? ये विलाई ही आपका जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, ठीक है। जो विलाई की जो सरफेस होती है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करती है। जिस फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब किया गया डाइजेस्टेड फूड सप्लाई कर दिया जाता है ब्लड वेसल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो प्रोसेस कहलाती है आपकी एब्जॉर्प्शन। इतना समझ में आ गया? यानी कि जो फूड एब्जॉर्ब किया गया है थ्रू द विलाई, उसको जब ब्लड वेसल्स में, आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स में, सेल्स में उनको सर्कुलेट कर दिया जाता है तो वो कहलाता है आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स तक जब जो पहुंचाया जाता है बॉडी के, तो दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। क्लियर? एब्जॉर्प्शन समझ में आया? एब्जॉर्प्शन मीन्स डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेटेशन। एसिमिलेटेशन मीन्स जो आपका एब्जॉर्ब्ड फूड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी पहुंचाया जाता है जहां पर उनको ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं हम एसिमिलेटेशन। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ वन जो पार्ट है आपका दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। जो ये येलो कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से पास कर दिया जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वाइडर है लेकिन शॉर्टर है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसकी जो लंबाई है केवल 1.5 मीटर लंबी है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड बचा है उसमें से अब जो वाटर और सॉल्ट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्लियर? और जो रेस्ट वेस्ट बचा है अब जो अनडाइजेस्टेड फूड जिसे हम कह रहे हैं वो जहाँ पे ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन एंड होती है यानी कि रेक्टम रीजन में, वहाँ पर भेज दिया जाता है। ये अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम रीजन में तब तक होल्ड किया जाता है जब तक इसको एनस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकाल दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। लास्ट पोर्शन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज एनस। आपको बताया अभी कि जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में स्टोर किया जाता है एंड जो फीकल मैटर होता है वो आपकी बॉडी से टाइम टू टाइम एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो जो आपकी बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड या आपका वेस्ट बॉडी से बाहर निकाला जाता है वो कहलाता है आपका इजेशन। क्लियर? इतना समझ में आ गया? एनस की प्रोसेस समझ में आ गई?
एनएस किस लिए इस्तेमाल होता है कि हमारी बॉडी में से जो वेस्ट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको हमारी बॉडी में से बाहर निकालने का काम करता है। ये प्रोसेस है। यहाँ से देख लीजिए, माउथ से हमने खाना लिया, एंटर किया, यहीं से आपका कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर ओसोफेगस के थ्रू आपका जो खाना है स्टमक एरिया में आता है। यहाँ पर HCl आपका गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो एक्शन करते हैं, प्रोटीन का आपका डाइजेशन होता है। यहीं पे ही आपका फिर जो फूड है आपका एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो इसकी इनर वॉल है वो डाइजेस्टिव रूट्स जूसेस सिक्रीट करती हैं। इसमें आपका लिवर हेल्प करता है और आपका पेनक्रियाज हेल्प करता है। जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो चुका होता है। यहाँ से जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में थ्रू द विलाई और से ब्लड वेसल्स को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ब्लड वेसल्स से आपकी जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी है, जहाँ जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वहाँ उनको सप्लाई कर दिया जाता है। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जो यहाँ से वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करती है। यहाँ से जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपका जो एंड है इसका हो रहा है रेक्टम रीजन में। रेक्टम रीजन एंड करता है आपके एनस में। जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है रेक्टम में होल्ड किया जाता है, रेक्टम से फिर ये एनस में आता है और एनस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स है वो केवल मेनली 5 आपके स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला इंजेक्शन मीन्स टेकिंग ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, फिर डाइजेशन। सेकेंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो आपका न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। थर्ड वन एसिमिलेशन, मीन्स आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भेज दिया जाता है। एंड लास्ट इज इजेशन, यानी कि आपकी बॉडी में से जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? चलिए, अभी हमने डाइजेशन में पढ़ा है अबाउट ह्यूमन बींग्स, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम पढ़ेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स के डाइजेशन के बारे में और अमीबा के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। अब डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स पढ़ते हैं। आपने कभी देखा है कि जो गाय, बफेलो, इस तरह के जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर वो घास नहीं भी खा रहे हैं तो भी अपने मुंह को लगातार चलाते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो उनका जो जिस समय वो खाना शुरू करते हैं, जिस समय वो घास खाते हैं उस समय वो घास को केवल निगल रहे होते हैं। ठीक है, जब वो घास को निगल रहे होता है, हमने देखा भी होगा कि बहुत जल्दी जल्दी घास को ख़त्म कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस घास को वो अपने स्टमक के कंपार्टमेंट है दैट इज़ र्यूमन, उसमें वहाँ वो स्टोर करते रहते हैं। क्लियर? आपका जो र्यूमन है उसमें से वो केवल पार्शियल डाइजेस्ट होता है, फूड पूरी तरह से नहीं होता है, उसको वो स्वैलअप करके आप र्यूमन जो स्टमक का एरिया है उसमें वो स्टोर करते रहते हैं। अब र्यूमन में क्या होता है, र्यूमन में बैक्टीरिया होता है जो ग्रास में सेल्यूलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जो ये डाइजेस्ट जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया सेल्यूलोज को जब डाइजेशन में हेल्प कर रहा है तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाती है रूमिनेशन। क्या कहलाती है? रूमिनेशन। ठीक है, अब जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में इस तरह के कोई भी बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकें, इसीलिए हम लोग घास को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जबकि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, इस वजह से ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे कि देखें पिक्चर में दिखा देती हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे जो घास ही ईटिंग कर रहा है ये इस एरिया में, र्यूमन एरिया जो है इस र्यूमन एरिया में कलेक्ट हो रही है इस समय। ठीक है, और यहीं पे ही जो आपका सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो यहाँ पर इसको इस घास के ऊपर एक्शन करेंगे, एक्ट करेंगे। ठीक है, फिर अब क्या होगा आगे देखिए। ये र्यूमन एरिया है, दिखा दिया, और यहाँ पे से घास जब खाते हैं तो र्यूमन एरिया में यहाँ पे कलेक्ट होती है। यहीं पे आपके ग्रास जो सेलुलोज डाइजेशन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसमें मिल जाएंगे। आगे देखिए, अब क्या होता है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो ह्यूमन में गया है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि वो इकट्ठा हो रहा है घास, तो उसको उस पोजीशन में हम कहते हैं कड। जो फूड है, जो घास है, उस घास को हम कहेंगे कड। अब कड क्या होता है जी, ये कड जब घास नहीं खा रहा होता है एनिमल, तो ये वापस उसके ह्यूमन एरिया में से छोटे छोटे लम्प्स के रूप में माउथ में आता रहता है। ठीक है, इसी वजह से वो एनिमल जो है उसको चबाता रहता है लगातार। जो ये प्रोसेस है कड को चबाने की, तो वो कहलाती है आपकी रूमिनेशन, और इसीलिए इन एनिमल्स को कहा जाता है रूमिनेंट। क्लियर? अब ये एनिमल जो है ये इस कड को लगातार चबाते रहते हैं एंड फिर इसको स्वैलो कर लेते हैं दोबारा से। पहले घास को स्वैलो किया, ठीक है,
तो फिर ये कड के रूप में वापस आप इनके मुंह में आता है एंड इसको फिर से ये स्वैलअप करते हैं। एंड इस समय क्या होता है, जो ये कड होता है, चबाया हुआ जो कड होता है इस समय का, ये वापस ह्यूमन एरिया में नहीं जाता है स्टमक के, ये स्टमक के अदर पार्ट में भेज दिया जाता है फॉर द कंप्लीट डाइजेशन। इतना समझ में आया? रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जो घास ईटिंग एनिमल्स होते हैं एंड कड को चबाते हैं, मीन्स जो जिन एनिमल्स में जो डाइजेशन ऑफ आपका एक तरीके से समझ लीजिए फूड है वो रिअगेन होता है, दो बार होता है। पहली बार खाना चबाया तो नहीं, खैर उन्होंने निगल लिया, कड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो आपके रूमेन एरिया में से वापस आपके माउथ में आता है, यानी कि एनिमल के माउथ में आता है। एंड एनिमल के माउथ में आने के बाद वो उसको दोबारा से चबाता है एंड देन अदर जो आपके स्टमक के पार्ट है उसमें भेज दिया जाता है फॉर द कंप्लीट डाइजेशन। ये समझ में आ गया आपका? तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स का डाइजेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब अमीबा कैसा होता है? अमीबा आपको पता है कि ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और ये मोस्टली पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। ठीक है, सिंगल सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस एक होता है और इसमें जो बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारी खाली जगह होती है, इसे वैक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब जो अमीबा होता है, अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ये अपनी शेप को कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है। इस अमीबा में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, और इनको हम फॉल्स फीट भी बोल सकते हैं। इनसे क्या करता है, ये मोशन का कार्य करता है, मोशन यानी कि चलने फिरने का काम करता है और इसी से वो अपने जो फूड होता है उसको कैप्चर करता है। ठीक है, अमीबा क्या करते हैं, अमीबा फीड करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जब अमीबा को लगता है कि इसका खाना कहीं आसपास है तो इसके जो सूडोपोडिया हैं ये इस तरह से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आउटग्रोथ हो जाती है इनमें और जो फूड पार्टिकल्स होता है उसके चारों तरफ इस तरह से कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, वैक्यूल बना लेते हैं। उस समय क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड जूसेस होते हैं वो उस फूड के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देते हैं एंड उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं वो अमीबा की ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन में काम आते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू होता है, यानी कि जो अनवांटेड एक तरीके से या अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो भी इसी तरह के वैक्यूल्स बनाकर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। चलिए, अब इसमें आपकी बुक में एक टॉपिक और है, दैट इज ह्यूमन टीथ। आप सभी को पता है कि जो टीथ होते हैं ह्यूमन लाइफ में दो तरह के आते हैं। पहला आता है आपका मिल्क टीथ, दूसरे होते हैं आपके परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ बच्चों के टीथ होते हैं, आपको पता है दूध के दांत होते हैं। कब गिर जाते हैं? ये 6 से 8 साल की उम्र में ये दांत गिर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मिल्क टीथ के बाद जो दांत आते हैं वो कहलाते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, ये परमानेंट क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि अगर ये टूट जाते हैं एक बार, गिर जाते हैं एक बार, तो फिर ये दोबारा से ग्रो अप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये किसी भी पर्सन की लाइफ टाइम तक हेल्प करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ओल्ड एज में जाते हैं तो ये अपने आप से गिर जाते हैं या फिर कुछ डिजीज लग जाती है उनमें जिसकी वजह से ये गिर जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे जो माउथ है, हमारी जो कैविटी है उसमें दांतों का स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे होता है। ये लोअर जॉ का आपका पिक्चर दिया हुआ है। लोअर जॉ में हमारे दांतों का अरेंजमेंट इस तरह से होता है। पहले 8 इंसिजर्स यानी कि 4 ऊपर 4 नीचे, ये क्या काम करते हैं? आपका फूड को बाइट करने का और उसको पीसेस में कट करने का काम करते हैं। 4 कैनाइंस होते हैं, मैं दोनों जॉज की बात कर रही हूँ आपके। ठीक है, 2 नीचे 2 ऊपर के जॉज में इनका काम क्या है? ये शार्पेस्ट होते हैं एंड ये फूड को टीयर करने का काम करते हैं। थर्ड वन है आपका 8 प्रीमोलर, यानी कि 4 आपके लोअर जॉ में, 4 आपके अपर जॉ में। ये क्या करते हैं? फूड को क्रश करने का और ग्राइंड करने का काम करते हैं। 12 आपके मोलर्स होते हैं, यानी कि 6 यानी कि 3 साइड बाय साइड 3 एंड 3 ही साइड बाय साइड अपर जॉ में। ये क्या काम करते हैं? ये क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का काम करते हैं। क्लियर? तो ये अरेंजमेंट ऑफ टीथ है आपका ह्यूमन के माउथ में।
अब हमारे दांतों में क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा जो वो आती है वो है टूथ डिके, यानी कि दांतों का गिरना। ये दांतों का गिरना क्यों होता है? बेसिकली कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, जब कम एज में होता है तो क्यों होता है कि हम जो फूड है उसमें हाई शुगर कंटेंट का यूज़ कर रहे होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा खा पी रहे होते हैं, या चॉकलेट्स जो होती हैं उनको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जब हम ये चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं तो हमारा जो टीथ है और माउथ है वो डर्टी रहता है, गंदा रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो हमारे मुंह के अंदर अपने आप से पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर एसिड्स को रिलीज करते हैं। ठीक है। जो हमारे फूड रह गया है लेफ्ट ओवर हमारे माउथ में, उनके ऊपर फिर वो एक्ट करना शुरू करते हैं। और ये एसिड धीरे धीरे क्या करता है, जो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं ये हमारे टीथ को धीरे धीरे डैमेज करने लगता है। और फिर लास्ट में क्या होता है, या तो हमें टूथ में एक्ने होने लगता है, यानी कि दांतों में बहुत दर्द होता है, या फिर हमारे दांत गिर जाते हैं। ठीक है। तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, आपको हमेशा जो आपके टीथ हैं उनको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। आपको 2 टाइम ब्रश ज़रूर करना चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम अच्छे से ब्रश करना चाहिए। जो इस तरह की जो फूड आइटम्स हैं जो आपके दांतों में चिपकते हैं उनको ईट करना अवॉइड करना चाहिए। इसी नोट के साथ वीडियो आज की बंद करते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हैव अ लवली डे।